गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग से। और अगर हम देखें तो आज के टॉपिक के अंदर हम फाइनेंसिंग के अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या क्या हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो अगर हम फर्स्ट सोर्स के बारे में समझें, वो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम FDI भी कहते हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई फर्म या इंडिविजुअल किसी एक कंट्री के अंदर कर रहा है, जो कि वो दूसरी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस इंटरेस्ट को लोकेट करना चाह रहा है। अगर हम देखें तो FDI तब किया जाता है जब कोई इन्वेस्टर अपने किसी फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना चाह रहा हो, जब वो किसी फॉरेन बिजनेस एसेट्स को एक्वायर करना चाह रहा हो किसी भी फॉरेन कंपनी के अंदर। तो अगर हम देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपनी किसी दूसरी अदर कंट्री के अंदर लोकेट करना चाह रही है। और अगर हम FDI की बात करें तो FDI के अंदर हम एक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं अपने ओपन मार्केट को रैदर देन द क्लोज्ड मार्केट फॉर द इन्वेस्टर्स। उसके बाद अगर हम देखें तो जो FDI है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट टाइप की होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इस्टेब्लिशिंग होती है सेम टाइप ऑफ बिजनेस से जो कि अनदर कंट्री में किया जाता है। अगर हम वर्टिकल से रिलेटेड देखें तो वर्टिकल के अंदर जो हमारा बिज़नेस का टाइप है वो डिफरेंट होता है। और अगर हम कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो ये अनरिलेटेड बिजनेस वेंचर्स होते हैं। अगर हम देखें तो यूएस के अंदर जितने भी FDIs हैं, मतलब कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उनको कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू। और अगर देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर FDI को रेगुलरली ट्रैक किया जाता है कि दूसरी कंट्री कितना हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर हम FDI का कोई एग्जांपल देख सकें तो यहाँ पे FDI का एक एग्जांपल हमने लिया है कि जिस तरीके से एप्पल कंपनी ने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो वो है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो इसको हम FII कहते हैं। तो इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट फंड किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है जो कि आउटसाइड किया जाता है, और उसका कोई भी ऑफिस वहाँ पे रजिस्टर या हेडक्वार्टर होता है। अगर हम टर्म देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो प्रॉब्लली हम कह सकते हैं कि ये जो FFI है ये कॉमनली इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि रेफ़र करता है एक आउटसाइड आइडेंटिटीज़ को, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है एक नेशनल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर हम कहें तो ये जो टर्म है वो सबसे ज़्यादा ऑफिशियली चाइना में भी यूज़ की जाती है। तो FFI के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे हेज फंड्स को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, पेंशन फंड्स को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को और म्यूचुअल फंड्स को। कि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन बैंक्स इस्टेब्लिश हैं, उनके हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश हैं, उनका ऑफिसेज इस्टेब्लिश हैं, वो हमारी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड की गई हैं। तो वो अपना बिज़नेस एज ए हमारी कंट्री के अंदर कर रही है, और वो अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री के अंदर कर रही है। तो वो एज ए पार्ट है हमारे FFI का। और अगर हम देखें तो FII एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जब हम किसी डेवलपिंग नेशंस की बात करते हैं जैसे कि इंडिया, तो वहाँ पे हम अपने टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स को प्लेस करते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जहाँ पे हम अपने FFI के अंदर जितने भी हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स हैं, उनको परचेज़ करते हैं, उनको ख़रीदते हैं, जो कि पर्टिकुलरली एक सिंगल कंपनी के होते हैं। और साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमें हेल्प करते हैं कि जो भी लिमिट है जो कि एक FII को इन्फ्लुएंस करी है किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के अंदर, तो नेशन के अंदर हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर कोई भी पोटेंशियल चेंज आएगा तो उससे हमारे जितने भी FFI है के जितने भी मासेस हैं उनके अंदर क्राइसिस आना चालू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज़ द ECB। और ECB को हम कहते हैं दैट इज़ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जिस तरीके से आपने देखा है कि हर एक कंट्री के अंदर उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होती है, उसी तरीके से यूरोजोन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ की सेंट्रल बैंक को हम ECB कहते हैं, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक होती है। और अगर हम देखें तो जो ECB है, अगर उसके मॉनेटरी यूनियन की बात करें तो उसके अंदर 19 EU मेंबर स्टेट्स हैं। EU मतलब क्या है, यूरोजोन मेंबर स्टेट्स हैं जो कि एम्प्लॉय हैं यूरो के अंदर। और
अगर आप देखें तो जो ईसीबी है वो इस्टेब्लिश्ड की गई है ट्रीटी ऑफ द एम्स्टर्डम के द्वारा। और अगर आप देखें तो जो ईसीबी है वो सबसे वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल बैंक है जो कि सर्व करती है 7 इंस्टीट्यूशन को किसी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर। और अगर हम इसके इंसिडेंट की बात करें तो जो ट्रीटी है यूरोपियन यूनियन की, वो इसको इंश्राइन करती है। और अगर हम देखें तो इस ईसीबी के पास अगर हम बैंक कैपिटल स्टॉक की बात करें तो आउन करता है वो 27 सेंट्रल बैंक के कैपिटल स्टॉक को, जो कि हर एक यूरोपियन जोन के मेंबर्स हैं। और अगर हम करंट प्रेसिडेंट देखें ईसीबी के, वो हैं क्रिस्टियन लिगार्डे। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ईसीबी का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट और जर्मनी में है। और अगर हम इस बैंक के फॉर्मली ऑक्यूपाइड ऑफिस को देखें या हेडक्वार्टर को देखें तो वो यूरो टावर में है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है एक न्यू सीट के अंदर। अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स देखें हमारे ईसीबी के, तो इसको मैंडेट किया गया है आर्टिकल 2 में ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द ईसीबी। और अगर हम मेंटेन करते हैं जब भी किसी प्राइस स्टेबिलिटी को जो कि यूरो जोन में की जाती है, तो वो इसी सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है। और अगर हम बेसिक टास्क देखें जो कि सेट आउट किए गए हैं हमारे आर्टिकल 3 में, तो हम कहते हैं कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी हैं यूरो जोन की, उनको सेट और इम्प्लीमेंट ईसीबी करती है। और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं उनको भी कंडक्ट करती है, साथ साथ टेक केयर करती है हमारी यूरोपियन सिस्टम के जितने भी सेंट्रल बैंक्स के हैं उनके फॉरेन रिजर्व को। साथ साथ ये ऑपरेट करती है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक टारगेट पेमेंट्स के अंडर। और जितने भी हमारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि करंटली जो हमारे प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट्स के, उनको सेटलमेंट करना या वहाँ की सिक्योरिटीज़ को सेटलमेंट करना यूरोप के अंदर, वो भी ईसीबी के थ्रू की जाती है। और अगर हम ईसीबी की बात करें तो अंडर आर्टिकल 16 ऑफ इट्स स्टैच्यू, तो अगर हम देखें तो जो एक्सक्लूसिव राइट है वो जितने भी यूरो बैंक नोट्स हैं उनको इंश्योरेंस करने का ऑथराइजेशन ईसीबी के पास है। और जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो यूरो कॉइन्स को इशू करते हैं, और जो भी अमाउंट है उसको ऑथराइज़ किया जाता है ईसीबी बोरहैंड के हेल्प से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट सोर्स है दैट इज़ प्राइवेट इक्विटी। अगर हम प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी एक तरीके का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास है जो कि कंसिस्ट होता है किसी भी कैपिटल के अंदर, जहाँ पे कोई भी पब्लिक एक्सचेंज के अंदर वो लिस्ट किया नहीं जाता। और अगर हम प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो जो प्राइवेट इक्विटी है वो कंपोज करती है उन सभी फंड्स को, उन सभी इन्वेस्टर को जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर। और ये इंगेज करती है उन बायआउट्स को जो कि एक पब्लिक कंपनीज़ की होती है, जिसके रिजल्ट में हम जितनी भी डीलिस्टिंग है पब्लिक इक्विटी की उनको देख सकते हैं। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं उस तरीके की कैपिटल को जो कि एक प्राइवेट इक्विटी की होती है। और जो भी कैपिटल हम यूटिलाइज करते हैं वो अपने फंड्स को वो किसी एक नई टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके के एक्विजिशन को बनाने के लिए या हमारे वर्किंग कैपिटल को एक्सपेंड करने के लिए किए जाते हैं, जो कि एक बोल्स्टर और सॉलिडिफाई है किसी भी तरीके की बैलेंस शीट को लेके। अगर हम प्राइवेट इक्विटी फंड को कहें तो ये एक लिमिटेड पार्टनर्स की होती है और टिपिकली ऑन होती है 99% ऑफ शेयर्स किसी भी फंड के अंदर, जहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और जो भी जनरल पार्टनर्स हैं उनके पास 1% ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि फुल लायबिलिटी के होते हैं। अगर हम देखें कि हम प्राइवेट इक्विटी को किस तरीके से एग्जीक्यूट या ऑपरेट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी है वो एक तरीके का अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी भी प्राइवेट फाइनेंसिंग का, जो कि हमेशा पब्लिक मार्केट से दूर रहता है, जिसमें जो भी फंड्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंगेज करते हैं उन सच कंपनीज़ के बायआउट्स को। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो अपनी मनी को बनाने के लिए एक मैनेजमेंट को चार्ज करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस फ़ीस को देती हैं जो कि इन्वेस्टर के फंड का होता है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमें किसी भी एडवांटेजेस को देखने हो किसी भी प्राइवेट इक्विटी को लेके, तो वो एक इजी एसेस है किसी भी अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल को लेके जो कि किसी एंटरप्रेन्योर या कंपनी के फाउंडर्स का होता है। और यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत कम स्ट्रेस का होता है। और जो एडवांटेज हमें अपने प्राइवेट इक्विटीज़ के वैल्यूएशन से होते हैं वो किसी भी मार्केट फोर्सेस से सेट नहीं किए जाते।
और अगर हम देखें जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो प्राइवेट इक्विटी है वो एक तरीके का वेरियस फॉर्म है जो कि किसी भी तरीके के बायआउट्स को लिवरेज करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, जो कि एक वेंचर कैपिटल की तरफ किया जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, वहाँ पे हमने जो हमारे 4 सोर्सेज हैं उनके बारे में समझा। पहला था हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हमने एफआईआई पढ़ा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तीसरा हमने पढ़ा ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एंड लास्ट वन हमने पढ़ा प्राइवेट इक्विटी। तो हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।